नमस्कार। मैं राहुल एसएल काउंसलर अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज का वीडियो भी उन सभी एसओएल और एनसी वेब के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो किसी कारणवश ऑनलाइन कक्षा लेने में असमर्थ रहे। तो आज हम बीए प्रथम वर्ष हिंदी का एईसीसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पूर्व एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगा कि वीडियो को शेयर करें, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इसका लाभ ले सके। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं संप्रेषण के प्रकार एवं चुनौतियों पर। इससे पहले के वीडियो में हम संप्रेषण के अर्थ, संप्रेषण की परिभाषा, संप्रेषण के महत्व, संप्रेषण के तत्व और संप्रेषण के मॉडल पर चर्चा कर चुके हैं। तो शुरू करते हैं संप्रेषण के प्रकार एवं चुनौतियों। इससे पहले मैं आपको संप्रेषण का अर्थ एक बार पुनः संक्षेप में समझाना चाहूँगा। संप्रेषण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और प्रेषण। तो सम का अर्थ है समान रूप से और प्रेषण का अर्थ है पहुँचाना। अर्थात मनुष्य के मन में जो भाव और विचार उत्पन्न होते हैं वह उन भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है। यदि मनुष्य उन भावों और विचारों को उसी रूप में दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देता है जिस रूप में वह उसे भेजना चाहता है और दूसरा व्यक्ति उस विचारों को समझकर उसका उत्तर देता है, तो यहाँ पर संप्रेषण की प्रक्रिया पूरी मानी जाती है। सीधे शब्दों में कहे तो कोई व्यक्ति अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने में सक्षम होता है और दूसरा व्यक्ति उसकी बात को समझकर उत्तर देता है, तो यही संप्रेषण है। मानव एक सामाजिक प्राणी है। प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में कुछ ना कुछ भाव या विचार उत्पन्न होते रहते हैं। उन भावों और विचारों को मनुष्य किसी न किसी माध्यम से दूसरों को अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है। मानव के जन्म के साथ ही संप्रेषण प्रक्रिया का आरंभ हो जाता है। यानी जब मानव जन्म लेता है तो उसके जन्म के साथ ही इसका पहला जो संप्रेषण होता है वह रोना होता है। यानी जो बालक होता है, नवजात शिशु होता है, वह रोकर ही इस दुनिया को संप्रेषण करता है, यानी अपना अस्तित्व होने का प्रमाण देता है कि मैं इस दुनिया में आ चुका हूँ। यह उसका पहला संप्रेषण होता है। जैसे बालक अपनी माँ के पास होता है तो वह रोकर उसकी माँ को पता चल जाता है कि बच्चा भूखा है, अर्थात वह अपनी बात को अपनी माँ तक पहुँचाने में सक्षम है। यही संप्रेषण है कि हम अपनी बात को दूसरे तक पहुँचा सके और दूसरा व्यक्ति उसे समझकर उसका उत्तर दे सके। संप्रेषण आदि मानव काल से जब भाषा का निर्माण भी नहीं हुआ था तब भी भिन्न भिन्न ध्वनियां एवं शारीरिक चेष्टाओं के माध्यम से मनुष्य अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करता था। जब भाषा की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी तो आदि मानव जो है भिन्न भिन्न ध्वनियां निकालकर अपने मुख से और शारीरिक चेष्टाओं का उपयोग करके अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाता था। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि संप्रेषण क्या होता है और संप्रेषण का महत्व क्या है। अब हम बात करें संप्रेषण के प्रकार पर। संप्रेषण के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। तो यहाँ पर शाब्दिक और अशाब्दिक पर हम चर्चा कर रहे हैं। सभी प्रकार के संप्रेषण में प्रेषक या वक्ता का लक्ष्य यही होता है कि अपने विचारों एवं भावों को श्रोता या संदेश प्राप्तकर्ता तक उसी रूप में पहुंचा सके जिस रूप में वह पहुंचाना चाहता है। शाब्दिक संप्रेषण पर चर्चा कर लेते हैं। शाब्दिक संप्रेषण क्या होता है? शाब्दिक संप्रेषण में सदैव भाषा का प्रयोग किया जाता है। मैं आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके इसे लिख भी सकते हैं, इसके नोट्स बना सकते हैं। तो शाब्दिक संप्रेषण पर हम चर्चा करें। शाब्दिक संप्रेषण में सदैव भाषा का प्रयोग किया जाता है, परंतु इस प्रक्रिया में जिस भाषा में प्रेषक अपने भावों और विचारों को श्रोता तक पहुंचाने का प्रयास करता है उस भाषा का ज्ञान श्रोता या संदेश प्राप्तकर्ता को भी होना चाहिए, नहीं तो संप्रेषण प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाएगी। उदाहरण देता हूं, यदि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को अपने लेक्चर के माध्यम से अपने विचारों को पहुंचाना चाहता है, यदि वह शिक्षक चाइनीज भाषा में या अरेबिक भाषा में या रशियन भाषा में अपने लेक्चर देगा तो क्या विद्यार्थी समझ पाएंगे? जी नहीं। यदि विद्यार्थी
उन चाइनीज़ भाषा, अरेबिक भाषा का ज्ञान नहीं रखते होंगे तो वह लेक्चर को नहीं समझ पाएँगे। तो यहाँ पर ये ज़रूरी है कि जिस भाषा में अपने विचारों को दिया जा रहा है, उस भाषा का ज्ञान उस संदेश प्राप्तकर्ता को भी होना आवश्यक है। तभी संप्रेषण प्रक्रिया पूर्ण हो पाएगी। शाब्दिक संप्रेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से होते हैं, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो मौखिक संप्रेषण क्या होता है? मौखिक संप्रेषण के अंतर्गत भावों और विचारों की अभिव्यक्ति मुख से बोलकर की जाती है। यानी जो मुख से बोलकर ध्वनि मुख से निकालकर उन अर्थों का प्रतीक में जब भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें वक्ता और श्रोता आमने-सामने होते हैं। जब हम किसी से बातचीत करते हैं मुख द्वारा, तो वक्ता और श्रोता दोनों आमने-सामने होते हैं। इस प्रक्रिया में वक्ता और श्रोता की स्थिति जो है निरंतर बदलती रहती है। कभी वक्ता श्रोता की भूमिका में होता है, तो कभी श्रोता वक्ता की भूमिका को निभाता है। उदाहरण के लिए जैसे आप और आपका मित्र है, आप दोनों आमने-सामने एक दूसरे से बात कर रहे हैं, आप अपने मित्र से कहते हैं कि आप कैसे हैं? तो यहाँ पर अभी आप क्या हैं? वक्ता है, यानी अपनी बात को कहने वाले हैं। परंतु कुछ समय बाद आपका मित्र कहता है कि मैं ठीक हूँ, तो जो आपका मित्र श्रोता था, अब वह वक्ता बन जाता है, यानी स्थिति बदल जाती है। तो आमने-सामने के जो संप्रेषण होता है, उसमें निरंतर स्थिति बदलती रहती है। कभी वक्ता श्रोता बन जाता है, तो श्रोता कभी वक्ता बन जाता है। इसमें व्याख्या, वार्ता, परिचर्चा, सामूहिक चर्चा और प्रश्नोत्तर आदि के माध्यम से अभिव्यक्ति की जाती है। तो इन सभी माध्यम से मौखिक संप्रेषण किया जाता है। इसके साथ ही हम चर्चा कर लेते हैं लिखित संप्रेषण पर। लिखित संप्रेषण क्या होता है? इस प्रक्रिया के अंतर्गत संदेश देने वाला व्यक्ति लिखित रूप में शब्दों या संकेतों द्वारा इस प्रकार से संदेश प्रदान करता है कि संदेश ग्रहण करने वाला व्यक्ति उसकी भावनाओं को समझ सके। यानी यहाँ पर विचार जो है वे लिखकर प्रकट किए जाते हैं। लिखित संप्रेषण के लिए पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, बुलेटिन, रिपोर्ट, ईमेल आदि का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर लिखित संप्रेषण भी आपको पता चल गया होगा। अपने भावों और विचारों की जो उत्पत्ति है या हम पहुँचाना चाहते हैं, तो वो लिखित माध्यम से पहुँचाते हैं, वह उसे ही लिखित संप्रेषण कहा जाता है। तो हमने बात की थी शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण के 2 प्रकार पर हम चर्चा कर रहे थे। शाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत मौखिक और लिखित संप्रेषण आता है। अब हम बात कर लेते हैं अशाब्दिक संप्रेषण पर। अशाब्दिक संप्रेषण क्या होता है? अशाब्दिक संप्रेषण से तात्पर्य सामान्यतः शब्द रहित संदेशों को भेजने एवं प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है। अर्थात यहाँ पर शब्द रहित जो संदेश हैं वह भेजे जाते हैं। उन संदेशों में शब्द नहीं होते हैं, कोई भाषा नहीं होती है। अशाब्दिक संप्रेषण के प्रकार पर चर्चा कर लेते हैं। अशाब्दिक संप्रेषण कितने प्रकार का होता है? तो अशाब्दिक संप्रेषण हम किस प्रकार से कर सकते हैं? शारीरिक मुद्रा के अनुसार, यानी शारीरिक मुद्रा के अनुसार भी हम अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं यदि कोई ट्रैफिक पुलिस वाला है, वो अपनी शारीरिक मुद्राओं के अनुसार ही पूरे ट्रैफिक को नियंत्रण करता है। वह किसी भाषा का प्रयोग नहीं करता, वह किसी ध्वनि का प्रयोग नहीं करता, वह किसी लिखकर अपनी कोई बात को प्रकट नहीं करता, परंतु वह शारीरिक हाव भाव से अपने इशारों के माध्यम से पूरे ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, यातायात को नियंत्रण में करता है। तो यह अशाब्दिक संप्रेषण का पहला जो प्रकार है। दूसरा हम बात कर लेते हैं वेशभूषा। यानी वेशभूषा के अनुसार भी हम ये पता लगा सकते हैं कि उसकी क्या स्थिति है। आपने देखा होगा अलग अलग वेशभूषा को देखकर हमें उसका पता चल जाता है कि किस श्रेणी का व्यक्ति है। अब अगर हम किसी व्यक्ति को सफ़ेद कोट में देखेंगे तो हमें बिना भाषा का प्रयोग किए, बिना किसी लिखित भाषा का प्रयोग किए, मौखिक भाषा का प्रयोग किए हमें पता चल जाता है कि ये डॉक्टर है, इसने सफ़ेद कोट पहना हुआ है और हमें उसके साथ किस तरह व्यवहार करना है, किस तरह उसको हमें बात करनी है, उससे हम अपने मन में अंदाज़ा लगा सकते हैं। यदि कोई खाकी वर्दी पहने व्यक्ति होता है तो हमें पता चल जाता है कि ये एक पुलिस वाला है। तो इसी प्रकार वेशभूषा से भी हम अपने अशाब्दिक संप्रेषण कर सकते हैं। इसका अगला वह स्पर्श। स्पर्श यानी छूना, छूकर भी हम अपने भावों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। यानी एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा। एक माँ अपने शिशु को
दुलार करती है, प्यार करती है, तो वो बिना किसी भाषा के, बिना किसी मौखिक भाषा के, बिना किसी लिखित भाषा के अपने पुत्र को यह एहसास दिलाती है कि वह उससे प्रेम करती हैं, वह प्रेम भाव उसको अपना जो है दिखाती है। दूसरा, यदि एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को पीठ थपथपाकर, स्पर्श करके यह बताने का प्रयास करता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, तो इसमें वह किसी शारीरिक माफ़ कीजिएगा, किसी मौखिक और लिखित भाषा का प्रयोग बिना किए वह ये बताता है कि वह उसे शाबाशी दे रहा है। तो स्पर्श के माध्यम से भी हम किसी से गले मिलकर भी अपना प्यार का इजहार करते हैं। दूसरा जो है ध्वनि, ध्वनि के माध्यम से भी हम अशाब्दिक संप्रेषण का प्रयोग करते हैं, यानी हम बिना बोले या बिना लिखे केवल ध्वनि के माध्यम से, उदाहरण के लिए मैं कहना चाहूँगा, जैसे आपने यातायात में, जैसे आप कार चला रहे हैं, तो कार चलाते समय आप हॉर्न बजाते हैं, तो उसमें किसी भाषा का प्रयोग नहीं करते, ना ही किसी लिखित भाषा का प्रयोग करते, लेकिन कार चलाते टाइम जब आप हॉर्न बजाते हैं तो दूसरा सामने वाला व्यक्ति जो है, आप समझ जाता है कि आप उसे चेता रहे हैं, या आप उसे साइड देने के लिए कह रहे हैं, या आप उसे मतलब उससे आगे निकलना चाहते हैं, तो उसे पता चल जाता है। और ध्वनि माध्यम से, जैसे आपने देखा होगा कि कई प्रकार के हॉर्न होते हैं, हूटर होते हैं, तो वह किसी न किसी बात का प्रतीक होते हैं। आपने देखा होगा जो मुस्लिम समाज है, उनके रमज़ान के महीने में एक हूटर बजाया जाता है, उससे पता चल जाता है कि उनका रोज़ा खोलने का समय हो गया है। और ध्वनि, जैसे ट्रेन होती है, ट्रेन हॉर्न बजाती है, तो वह उस हॉर्न का बजने से पता चलता है कि सभी स्टेशन से दूर हो जाओ, ट्रेन आने वाली है। तो हम ध्वनि के माध्यम से भी अशाब्दिक संप्रेषण कर सकते हैं, अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। रंगों के द्वारा भी अशाब्दिक संप्रेषण किया जा सकता है। जैसे मैं उदाहरण देना चाहूँगा, यातायात में ही रेड लाइट जो होती है, रेड लाइट आपने देखी होगी, रेड लाइट होते ही सभी जो वाहन होते हैं वे रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि वो जो लाल बत्ती होती है वह प्रतीक होती है रुकने का। अब इस लाल बत्ती को देखते ही सभी रुक जाते हैं, जबकि यहाँ पर कोई भी मौखिक संप्रेषण नहीं हुआ है, कोई भी लिखित संप्रेषण नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वह लाल बत्ती जो है वह रुकने का प्रतीक है। यहाँ पर किसी भी भाषा के बिना सभी उस संकेत को समझ रहे हैं, वह अभिव्यक्ति हो रही है कि यहाँ पर रुकना है। और हरी बत्ती होती है तभी सभी जो वाहन होते हैं वे चल पड़ते हैं। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि रेलवे पर जो है लाल झंडी दिखाई जाती है, हरी झंडी दिखाई जाती है, वह भी किसी न किसी का प्रतीक होती है। पहले के जो राजा महाराजा होते थे वह झंडे के प्रयोग से ही दूर से दिखा देते थे, यदि वह सफ़ेद झंडा दिखा रहे हैं तो वह शांति का प्रतीक होता था। तो इसी प्रकार से हम रंगों के द्वारा भी अपने संप्रेषण को कर सकते हैं। दूसरा है आँख द्वारा संकेत, आँखों के द्वारा भी अशाब्दिक संप्रेषण किया जा सकता है। आपने देखा होगा एक जो शिक्षक है अपने विद्यार्थी को बिना किसी भाषा के आँखों से इशारा कर सकता है कि आप सचेत हो जाइए, आप बैठ जाइए, आप शोर ना कीजिए। आपने देखा होगा अभिभावक जो होते हैं वह भी आँखों से अपने जो है संतान को कुछ ना कुछ इशारा कर सकते हैं, तो आँखों के द्वारा भी हम अशाब्दिक संप्रेषण का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं चिन्हों द्वारा, यानी कुछ चिन्हों के द्वारा भी अशाब्दिक संप्रेषण किया जा सकता है। आपने रोड पर देखा होगा बहुत सारे चिन्ह होते हैं, बहुत सारे साइन होते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि यहाँ पर कहाँ मुड़ना है, कहाँ सीधे जाना है, आगे स्कूल है या नाला है। तो आपने बहुत सारे चिन्ह देखे होंगे जो हमें ये बताते हैं, हमें रास्ता बताते हैं। तो वहाँ पर बिना किसी भाषा के, मौखिक और लिखित भाषा के चिन्हों के माध्यम से ही हमें संदेश दिया जाता है। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि आपको शाब्दिक और अशाब्दिक भाषा संप्रेषण जो है समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बताना चाहूँगा, शाब्दिक भाषा जो होती है, शाब्दिक संप्रेषण जो होता है उसके दो प्रकार होते हैं, मौखिक और लिखित। और अशाब्दिक संप्रेषण के जो प्रकार हैं इस पर अभी हम चर्चा कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। मौखिक संप्रेषण के लाभ एवं हानियां। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं मौखिक संप्रेषण के लाभ और हानियों की। मौखिक संप्रेषण के लाभ, मौखिक संप्रेषण है इसके कई लाभ भी होते हैं। ये एक अधिक प्रभावशाली होता है। मौखिक संप्रेषण जो है मुख द्वारा आमने सामने व्यक्ति अपनी बातों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, तो ये अधिक प्रभावशाली होता है। यानी इसमें इंप्रेशन ज़्यादा अच्छा कर सकता है आदमी, उसकी भावनाएं दूसरों तक स्पष्ट रूप से पहुंच जाती हैं।
इसलिए ये बहुत ही इंप्रेसिव होता है, अधिक प्रभावशाली होता है। दूसरा जो मौखिक संप्रेषण का लाभ है वह होता है संदेह का निवारण, यानी इसमें कोई संदेह नहीं होता, और अगर संदेह होता भी है तो उसी समय जो है उसका उत्तर दे दिया जाता है या उसको समझाया जा सकता है। तुरंत प्रतिक्रिया प्राप्त होना, तो यानी इसमें जो फीडबैक है तुरंत मिलता है, यानी हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, हम अपने मित्र से बात कर रहे हैं, हम अपने गुरु से बात कर रहे हैं, हम अपने अभिभावक से बात कर रहे हैं, तो हम जो भी कहेंगे उसका तुरंत उसी समय उत्तर मिल जाएगा। तो ये मौखिक संप्रेषण के लाभ है। और इसका चौथा है अशिक्षित व्यक्ति से भी सुगमता से बातचीत की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति अशिक्षित है तो हम उससे भी मौखिक रूप से बात कर सकते हैं, लेकिन यदि व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं भी होगा तो भी हम उसकी भाषा में उसे समझा सकते हैं। अगला जो इसका मौखिक संप्रेषण का लाभ है वह है कम खर्चीला, यानी इसमें हमें कोई खर्चा करना नहीं पड़ता। यानी हम बात करते हैं किसी से तो हमें किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो मैं समझता हूँ मौखिक संप्रेषण के लाभ यहाँ पर आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं मौखिक संप्रेषण की हानियों पर। इसकी क्या हानियां हो सकती हैं? तो पहला जो मौखिक संप्रेषण की हानि है वह है प्रमाण का अभाव। प्रमाण अथवा यहाँ पर उसकी प्रमाण नहीं होता है, इसका कोई वो नहीं होता है, जैसे आप उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। किसी मित्र ने आपको कुछ अपशब्द कहे तो आप ये प्रमाणित नहीं कर सकते कि उसने अपशब्द कहे हैं, अगर वह व्यक्ति मुकर जाता है। दूसरा आपको एग्जाम्पल दूंगा, दूसरा उदाहरण दूंगा। यदि आप किसी से कोई समझौता करते हैं, किसी से कोई वस्तु खरीदते हैं और उसको रुपए देकर आप उससे वह वस्तु खरीद लेते हैं, ज़मीन खरीद लेते हैं, तो यदि वह व्यक्ति आपको मुकर जाता है कि आपसे उसने पैसे नहीं लिए, तो आपके पास उसका कोई प्रमाण नहीं होगा, आपके पास उसका कोई तथ्य नहीं होगा। तो ये मौखिक संप्रेषण की हानियां हैं। दूसरा है भावी संदर्भ ना होना, और तीसरा है साक्ष्य का अभाव। ये तीनों जो है मौखिक संप्रेषण की हानियां हैं। आगे बढ़ते हैं लिखित संप्रेषण के लाभ। लिखित संप्रेषण के लाभ क्या होते हैं? तो पहला है स्पष्टता, यानी लिखित संप्रेषण में स्पष्टता होती है। लिखित रूप में जब हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं तो हम उसे सोचकर विचार कर लिखते हैं, तो उसमें स्पष्टता निहित होती है, वह क्लियर होता है, स्पष्ट होता है। दूसरा होता है लिखित संप्रेषण के लाभ, यानी कि इसमें सोचने का समय मिल जाता है। जब हम किसी व्यक्ति को लिखकर कोई अपना भाव प्रकट करते हैं, अपने विचार प्रकट करते हैं, तो जब वह हमें दूसरा व्यक्ति जो है वह उसे समय मिल जाता है उसे समझने का। परंतु यदि मौखिक रूप से यदि कोई व्यक्ति किसी की बात को नहीं समझ पाएगा तो उसमें ज़्यादा समय नहीं मिल सकता है। तो ये लिखित संप्रेषण का एक लाभ है कि उसमें सोचने का समय मिल जाता है। इसमें प्रामाणिकता होती है, यानी लिखा हुआ जो है वह तथ्य के रूप में, सबूत के रूप में आप दिखा सकते हैं। अभी मैंने बात की थी कि जो मौखिक संप्रेषण में जो है प्रामाणिकता की कमी होती है, परंतु यहाँ पर प्रामाणिक हम कर सकते हैं। आपने किसी अपने मित्र को संदेश भेजा, और वह संदेश जो है वह तथ्य के रूप में रख सकता है कि आपने उसे ये संदेश भेजा था। वह उसको आगे किसी को दिखा सकता है कि आपने जैसे इस टाइम पर आपने ये संदेश भेजा। भावी संदर्भ, तो यहाँ पर जो है लिखित संप्रेषण के लाभ मुझे लगता है आपको समझ में आ गए होंगे। अगला जो है लिखित संप्रेषण की हानियां, तो इसमें क्या है? गोपनीयता का अभाव। लिखित संप्रेषण में गोपनीयता का अभाव होता है, यानी इसको हम छुपा कर नहीं रख सकते हैं। एक बार हमने किसी को लिखकर कुछ भेज दिया तो वह गोपनीयता इसमें नहीं रहेगी। वह लिखा हुआ जो हमने भेजा होगा, जो पत्र हो सकता है, वह संदेश हो सकता है, वो लेटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वह व्यक्ति हमारा पत्र या हमारा लेटर या हमारा संदेश किसी और दूसरे व्यक्ति को भी दिखा सकता है। इसमें गोपनीयता का अभाव है। परंतु यदि हम आमने सामने बात करते हैं तो उसमें गोपनीयता रहेगी, यानी कोई तीसरा व्यक्ति हमारी बातों को नहीं सुनेगा जब तक वह वहां पर मौजूद नहीं होगा। तो इसमें गोपनीयता का अभाव है। दूसरा है लिखित संप्रेषण की हानियां, अनावश्यक देरी। तो इसमें अनावश्यक देरी होती है जब हम लिखकर किसी को अपना मैसेज देते हैं, लेटर देते हैं या न्यूज़पेपर के माध्यम से, तो इसमें देरी से वो उस तक पहुंच पाता है। तो इसमें देरी होती है, अनावश्यक। प्रतिक्रिया में विलंब। अब इसमें प्रतिक्रिया में विलंब होता है, जैसे आपने किसी एमसीडी के अधिकारी को पत्र लिखा, आपने किसी पुलिस अधिकारी को पत्र लिखा, तो वह पत्र कब उस तक पहुंचेगा, कब वह पढ़ेगा, कब उसकी प्रतिक्रिया देगा, तो यहाँ पर प्रतिक्रिया में विलंब होता है। और लिखित संप्रेषण की अगली जो हानि है वह होता है खर्चीला,
यानी इसमें पेपर का खर्च होता है, आपका इंस्ट्रूमेंट का खर्च होता है, आपका फ़ोन का खर्च हो सकता है, ईमेल का खर्च हो सकता है, बिजली का खर्च होता है। तो ये लिखित संप्रेषण जो है इसमें हानियों के रूप में खर्चीला काफ़ी अधिक होता है। तो यहाँ पर हम जो है संप्रेषण के प्रकार एवं चुनौतियों पर चर्चा कर चुके हैं। आशा करता हूँ कि आपको इसका उचित लाभ अवश्य मिलेगा। तो वीडियो के अंत में आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों को इसका लाभ पहुँच सके। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को अंत करता हूं, आपसे अलविदा कहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।